वंचित हो गए हैं, उनके प्रति मेरे हृदय में हमेशा बहुत आदर रहा है। उनके त्याग को देख करके उनका सर मेरा झुकता है और मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको देता हूँ। योग्य राजनीतिक विचारक के रूप में और एक संगठक के रूप में मैं हमेशा उनका आदर करता रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मेरा संपर्क उनसे काफ़ी समय से हुआ और मैं मानता हूँ कि आज अगर बीएसपी एक राष्ट्रीय दल बन करके देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है तो उसका किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना होगा तो वह श्री काशीराम जी को ही देना होगा। आधुनिक युग के भारतवर्ष के महान नेता थे काशीराम जी और दलितों को जो उन्होंने जगाया, इज्जत और सम्मान दिया और भारत के मानचित्र पर उन्होंने दलित भाइयों को जो अंतिम आदमी समाज के हैं उनको प्रतिष्ठित करने में बड़ा भारी इनका योगदान रहा है। राष्ट्र को बहुत अपूरणीय क्षति हुई है। दलितों का मसीहा और गरीबों का चौकीदार रक्षक इस देश से उठ कर के चला गया और हम लोग तो साथ में काम किए और हम यही कामना करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आदरणीय काशीराम जी ने जिस मुकाम तक पहुंचाया है हम उसको आगे ले चलने का कसम लें। और इस वक्त हमारे संवाददाता विजय त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, 12 बजे का तय किया गया था बीएसपी मुख्यालय ले जाने के लिए काशीराम जी का पार्थिव शरीर, फिलहाल क्या उसके लिए कार्यक्रम शुरू हो गया है? बिल्कुल आरफा, अब कुछ ही समय बाकी बचा है। उनके आखिरी जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होने वाली है। उनके पार्थिव शरीर को रखा जाना है गाड़ी में, वो गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई है और यहाँ से पार्टी का जो कार्यालय है रकाबगंज में बहुजन समाज पार्टी का, वहाँ अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 2 घंटे वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा ताकि जो देश भर से कार्यकर्ताओं का हुजूम जमा हो रहा है, देश भर से कार्यकर्ता आ रहे हैं, वो अपने नेता का, दलितों के मसीहा का अंतिम दर्शन कर सके और उसके बाद शाम को 4:30 बजे बौद्ध रीति से अंतिम संस्कार किया जाएगा उनका निगमबोध घाट पर। और जो उनकी इच्छा थी कि उनकी जो अस्थियां हैं उन्हें नदियों में प्रवाहित नहीं किया जाए बल्कि पार्टी कार्यालयों में रखा जाए और उनकी याद को लोग बरकरार रखें और जो उनके मार्गदर्शन है, जो उनकी नीतियां हैं, जिस पर वो सिद्धांत पर चलना चाहते थे, जो एक राजनीतिक जमीन देना चाहते थे दलितों को, उस पर बहुजन समाज पार्टी आगे काम कर सके, यही उनकी इच्छा रही है। जब उन्होंने 2001 में अपना उत्तराधिकारी बनाया, राजनीतिक उत्तराधिकारी मायावती को, तब से वो यही संदेश देते रहे कि उनकी इच्छा है कि दलितों को एक राजनीतिक हैसियत मिल सके। मायावती के साथ उन्होंने यही कोशिश की। जब बहुजन समाज पार्टी उन्होंने बनाई 1984 में, तब से उनकी यही कोशिश थी। हालांकि 1978 में जब उन्होंने बामसेव बनाया था और उसके बाद 1981 में उन्होंने DS4 बनाया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, तब भी उनकी कोशिश यही रही क्योंकि जो भीमराव अंबेडकर ने काम किया था 1947 में संविधान में एक संवैधानिक बराबरी का दर्जा दिया था दलितों को, उसको जमीनी तौर पर, जमीनी हक के तौर पर दलितों को बराबरी का हक मिल पाए, उसकी कोशिश भीमराव अंबेडकर के बाद काशीराम ने की है और उसमें बहुत हद तक वो सफल हुए हैं। और आज उनको जो बार बार उनका मानना था कि एक पॉलिटिकल की जब तक दलितों के पास नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, उसी की वजह है कि आज यहाँ पर हजारों कार्यकर्ता इस जगह जो मायावती जी का निवास भी है और जहाँ काशीराम रहा करते थे उस जगह पर मौजूद है। और वहाँ जब पार्टी के जो कार्यालय है वहाँ ले जाया जाएगा, वहाँ भी कार्यकर्ताओं को दर्शन के लिए दिया जाएगा। इस समय हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, CP वर्मा साहब हैं बहुजन समाज पार्टी के। आप क्या समझते हैं कि क्या काशीराम जी के बाद पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरत है? मायावती जी जिस तरह से उत्तराधिकारी हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो मान्यवर काशीराम जी ने हमको प्रेरणा दी है, जो उन्होंने सिखाया है बाबा साहब के बाद, आज इस देश के अंदर मान्यवर काशीराम जी के बाद उनके अनुयायी हजारों की संख्या में हैं और जो करोड़ों की संख्या में है और जो उनका आंदोलन था उसको हम लोग धीमा पड़ने नहीं देंगे, बल्कि उनके जाने के बाद उसको और गति मिलेगी
और गति से इसको आगे लेकर जाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता समझते हैं कि उनके जो विचार हैं वो जिंदा है। यहाँ पर जो सब लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनका विचार जिंदा है और उसे आगे बढ़ाएंगे। इसकी परीक्षा अभी उत्तर प्रदेश में फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। बहन जी को, मायावती जी को उसमें परीक्षा में पास होना, उत्तर प्रदेश के चुनावों में इन कार्यकर्ताओं को बताना होगा कि वो काशीराम के विचारों को किस तरह से जिंदा रखे हुए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि काशीराम की जो कोशिश थी वो यही थी, वो ये समझते थे कि जब तक दलितों को पॉलिटिकल पावर में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और उसमें उन्होंने बहुत हद तक सफलता हासिल की। जो एक पॉलिटिकल अछूत बने हुए थे सभी पार्टियां, उनसे सबसे दोस्ती करने की कोशिश की। वही कोशिश मायावती आगे करेंगी गठबंधन की राजनीति के साथ, दलितों को आगे बढ़ाने की, ऐसा पार्टी कार्यकर्ता भी सोचते हैं। विजय, जिस तरह खुद काशीराम जी का कहना था कि दूसरों के फैसलों पर न चलकर खुद फैसला लेने की ताकत पैदा हो दलितों के अंदर, यही शायद उनका एक ख्वाब था और इन्होंने उसे आगे भी बढ़ाया। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो एक राजनीति में तो जरूर एक अच्छा स्थान बना, एक पूरा समुदाय बढ़कर आ गया है। लेकिन इसके अलावा अगर सामाजिक स्थिति देखें दलितों की, उसको भी देखा जाए, आज भी जितने लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IAS ऑफिसर है, एक सामाजिक भी उत्थान हुआ कहीं ना कहीं। सामाजिक बराबरी देने की कोशिश भी काशीराम ने की है। बिल्कुल विजय, आपके पीछे शोर शराबा हम सुन सकते हैं। फिलहाल शायद ये याद करने का दिन है काशीराम जी को। फिलहाल उनके समर्थक कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। जी विजय। विजय त्रिवेदी हमारे संवाददाता इस तरह हमें जानकारी दे रहे थे। पीछे कार्यकर्ता और नारे लगा रहे थे और आखिरी दिन आज उन्हें याद कर रहे थे कि किस तरह से जो उनका उद्देश्य रहा पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और साफ तौर पर जो एक ख्वाब उन्होंने देखा उस तरीके से उसको आगे बढ़ाने के लिए तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। जैसे हमने खुद देखा कि एक तरह से सामाजिक भी एक उत्थान हुआ, पूरे दलित समुदाय का एक आवाज इस समुदाय को मिली। और आपको बता दें कि किस तरीके से एक मामूली एक सरकारी विभाग में एक सरकारी कर्मचारी की नौकरी से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन नौकरी में कभी भी उनका दिल नहीं लगा। और अंबेडकर के जन्मदिन को लेकर, उस छुट्टी को लेकर ही सबसे पहले विवाद शुरू हुआ और यहीं से शुरू हुई वो राजनीति जिसने कि लंबा सफर किया, 2 दशकों का लंबा सफर तय किया। आइए देखते हैं किस तरह रहा उनका पूरा राजनीतिक सफर, खासकर उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी पैठ बनी उनकी। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इसी नारे की अगुवाई कांशीराम ने की और देखते ही देखते ऐसी पैठ बनाई कि दलित वोटों को अपना बना लिया। वो दलित वोट जो कभी कांग्रेस का पक्का वोट बैंक था। कांशीराम राजनीति के अखाड़े में आने से पहले सरकारी कर्मचारी यूनियन के नेता हुआ करते थे। 1971 में कांशीराम ने बतौर एक सरकारी कर्मचारी दलित और पिछड़े कर्मचारियों का यूनियन बनाया। शिक्षा, संगठन और प्रदर्शन के मूल मंत्र पर उन्होंने कई साल उनके बीच काम किया, दलितों के बीच अपनी पैठ बनाई और राजनीति के गुर सीखे, और यहीं से उन्होंने राजनीति में छलांग लगा दी। 1981 में DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाया, लेकिन 3 साल बाद ही 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। कांशीराम की BSP ने राजनीति में दबदबे की शुरुआत की और पहला पड़ाव बना बिजनौर। कांशीराम की प्रिय शिष्या मायावती को मीरा कुमार के खिलाफ उतारा गया। पार्टी चुनाव तो हार गई, लेकिन यहीं से वोट बैंक बनने की शुरुआत हो गई। BSP का पांव जमना शुरू हो गया। रणनीति साफ थी कि हर जगह दलितों को सीधे तौर पर खुद से जोड़ लिया जाए, ताकि पार्टी इतनी मजबूत होकर उभरे कि दूसरी पार्टियों की जरूरत महसूस होती रहे। पार्टी सत्ता में आने से ज्यादा किंग मेकर बनने में यकीन रखती थी, ताकि दूसरी पार्टियों को अपनी शर्तों पर नचाया जा सके। कांशीराम और मायावती का साफ कहना था कि किसी पार्टी की स्थायी सरकारों से दलितों का भला नहीं हो सकता, इसलिए अक्सर सरकारों का बनना बिगड़ना जरूरी है। यानी पार्टी ने अपनी शर्तों पर सत्ता के समीकरण बनाए और बिगाड़े। उत्तर प्रदेश में 1989 और 91 के चुनावों में BSP ने जलवे दिखाने शुरू कर दिए और लगभग 9% वोट बैंक पर कब्जा कर लिया। सीटें बढ़ती गई और BSP सचमुच असरदार किंग मेकर बनती गई। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने मुलायम के साथ हाथ मिलाकर BJP को चित्त किया और बाद में मुलायम को ही गच्चा दे दिया। लेकिन 90 के दशक में पार्टी ने एक बार फिर BJP का दामन थाम लिया और फिर मौका मिलते ही उसे भी निपटा दिया। यानी जब भी सत्ता हथियाने का मौका मिला तो खुलेआम दूसरी पार्टियों से हाथ मिलाया, और जब भी सत्ता दूर जाती दिखी तो उसी पार्टी को ठोकर मारने में भी कोई झिझक नहीं की। कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, ऐसे कितने ही शिकार पार्टी बनाती चली गई। ये मौका परस्ती सियासत का खुल्लम खुल्ला खेल ही था कि मायावती 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुई। एक तरफ वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी से कांशीराम और मायावती की नजदीकियां रही, लेकिन ठीक उसी वक्त BSP ने आडवाणी पर गरजने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मायावती ने कभी लालजी टंडन को राखी बांधी तो कभी उन्हें ही लालची टंडन बता दिया।
पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी शुरू से ही बीजेपी बीएसपी गठजोड़ के महानायक रहे, लेकिन बीएसपी के खुलेआम मौका परस्ती की नीति ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। 1999 में जब वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिराई गई तो उसमें भी बीएसपी का अहम रोल रहा। बात यही खत्म नहीं होती। बीएसपी एक बार फिर बीजेपी के करीब जाती है और फिर निकलकर चली आती है। कुल मिलाकर कांशीराम और मायावती की जोड़ी को दलितों को आगे लाने का श्रेय जाता है। कांशीराम को श्रद्धांजलि दी। आज शाम को निगमबोध घाट पर कांशीराम का अंतिम संस्कार होगा। कांशीराम जी के निधन पर मुझे गहरा दुख हुआ है। कांशीराम जी ने अपनी मेहनत से और समर्पित भावना और निष्ठा से सामाजिक के और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई मजबूत की। मुझे भी मिलकर के हमें दोनों को काम करने का मौका मिला और संघर्ष किया। उनका परिणाम है कि मस्जिद के ढहाने के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी और 93 में हमने दोनों मिलकर सरकार बनाई। वो बहुत ही परिश्रमी और सूझबूझ के नेता थे। उनके निधन से हमारे देश ने एक बड़ा नेता खो दिया। और आइए अब देखते हैं कि क्या कहना है लालू प्रसाद यादव का कांशीराम की निधन पर। कांशीराम जी के मृत्यु का समाचार देश भर में सुन करके सारे लोग स्तब्ध रहे। ये आधुनिक युग के भारतवर्ष के महान नेता थे कांशीराम जी, और दलितों को जो उन्होंने जगाया, इज्जत और सम्मान दिया, और भारत के मानचित्र पर उन्होंने दलित भाइयों को जो अंतिम आदमी समाज के हैं उनको प्रतिष्ठित करने में बड़ा भारी इनका योगदान रहा है। वे बीमार चल रहे थे। 2003 में उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद से पैरालिसिस के शिकार थे, डायबिटीज भी थी और कुछ और बीमारियां भी थी। ये आप निगमबोध घाट के दृश्य देख रहे हैं। शाम 4 बजे कहा जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार होगा। क्रिया शुरू हो गई है। उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंच गया है। आज दोपहर 2 बजे तक उनका शव बीएसपी के मुख्यालय पर रखा गया था और लगभग 2 घंटे तक चली शव यात्रा के बाद यहाँ पर लाया गया है। बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों के मुताबिक उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें, फिलहाल सुषमा स्वराज, बीजेपी की नेता और उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत भी यहाँ पर आए, अपनी श्रद्धांजलि दी, और सुबह से ही आला नेताओं का श्रद्धांजलि देने का सिलसिला चलता रहा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी विदेश यात्रा में जाने से पहले वे श्रद्धांजलि देने गए। हुमायूं रोड में जो निवास स्थान है जहां पर उनका सुबह पार्थिव शरीर रखा गया था। अभी जिस तरह से हम देख सकते हैं, शायद उनकी बहनें आ रही हैं जो अंतिम विदाई के लिए पहुंची हुई हैं। परिवार की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। परिवार की तरफ से कुछ लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं थी, और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ भाई बहन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक तरह से देखा जा रहा है कि एक परिवार में ही मतभेद थे, लेकिन फिलहाल आज जो ये मौका आया है, सभी उसको दूर कर कर एकजुट हम देख सकते हैं खड़े हुए हैं। उनके पार्थिव शरीर के साथ ही उनकी बहनें हैं और भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। मायावती ने फिलहाल जिस तरह से साफ कर दिया है कि दिल ढलने से पहले कोशिश रहेगी कि अंतिम संस्कार कर दिया जाए। बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार मायावती पहुंच गई हैं। हम देख सकते हैं जिस तरह से सब चीज़ों को नियंत्रित कर रही हैं, नज़र रख रही हैं कि किसी भी चीज़ में किसी भी तरह की बाधा ना पड़े। आज के इस अंतिम विदाई, जो संस्थापक रहे बीएसपी के, जिन्होंने दलितों को आवाज़ दी, उनकी आवाज़ को बुलंद किया, और जिस तरह से कहा जा रहा है राजनीतिक हथियार दिया, बाबा राव अम्बेडकर के कदमों पर चलते हुए कांशीराम ने जिस तरह से दलितों को एकजुट किया, वो भी अपने आप में सराहनीय है। जिस तरह से उन्होंने 1991 में इटावा में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, जीता था, उसके बाद वो लोकसभा में आए, लेकिन 81 में उन्होंने दलित शोषित समाज की स्थापना की थी। उससे पहले भी जब वो सरकारी नौकरी कर रहे थे, तभी भी उन्होंने जिस तरह से एक छुट्टी को लेकर, बाबा अम्बेडकर की छुट्टी को लेकर जिस तरह से एक आंदोलन कहें उन्होंने शुरू करा, शामिल हुए, तब वो जागरूक हुए। जिस तरह से कहा जाता है कि उन्होंने कभी ये नहीं देखा था जब वो बड़े हो रहे थे, बीएससी
BSc तक उन्होंने पढ़ाई करी थी। 1934 में होशियारपुर पंजाब में जन्मे थे, पढ़ाई लिखाई की, लेकिन तब उन्होंने किसी तरह की भेदभाव नहीं महसूस करा। लेकिन जब एक छुट्टी को लेकर बवाल मचा तब वो जागरूक हुए और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर दलितों को एकजुट किया, उनकी आवाज को, उनके हक दिलाने के लिए, राजनीतिक हक दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश की। उन्होंने 84 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। 91 में इटावा से वे लोकसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा पहुंचे थे और फिर जिस तरह से मायावती उनकी शिष्या रही, एक समय में मायावती को उन्होंने बागडोर दे दी थी। लेकिन अभी हम देख सकते हैं वो दृश्य कि परिवार के सभी लोग, कांशीराम की बहनें एक साथ खड़ी हुई हैं मायावती की कोशिश है जो भी मतभेद के स्वर आ रहे थे उनको पूरी तरह से मिटा दिया जाए। प्रेस के सामने, मीडिया के सामने लोगों से यही कि आज जो अंतिम मौका है, ये मौका है, इसमें भेदभाव का, लड़ाई का नहीं है। फिलहाल सभी परिवार के सभी लोग एक साथ खड़े हुए हम देख रहे हैं। जिस तरह से परिवार वाले पहले जो भी आरोप लगाते रहे, लेकिन आज जब अंतिम विदाई का समय आया है तो लोग एकजुट होकर, पूरा परिवार एकजुट होकर अपने कांशीराम को विदाई देने के लिए खड़ा हुआ है। बौद्ध भिक्षु हम देख सकते हैं, बौद्ध धर्म के जो यहाँ पर श्रद्धा रखते हैं बौद्ध भिक्षु हम देख सकते हैं, वो ही इस पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम विदाई देंगे कांशीराम को। कांशीराम की ये इच्छा भी थी कि जो उनकी अस्थियां हैं वो नदी में ना प्रवाहित की जाएं। उनका ये कहना था कि उनकी अस्थियों को वो चाहते हैं कि वे जो पार्टी के कार्यालय हैं, लखनऊ में हैं या दिल्ली में है, मुख्यालय दिल्ली में है, वहां पर रखी जाए, जिससे कि एक तरह से प्रेरणा का स्रोत वो बने रहें लोगों को। तो फिलहाल हम देख रहे हैं जिस तरह से निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 घंटे तक चली शव यात्रा के बाद यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय झंडा है उनके शरीर के ऊपर से हटाया गया और उसके बाद अब सभी रीति रिवाज शुरू हो जाएंगे। एक तरह से उनके शव को उनके परिवार को सौंप दिया गया है। जो उनकी मान्यताएं हैं परिवार की, जो आस्थाएं हैं, उसके अनुसार ही अंतिम विदाई ये दी जाएगी। आज सुबह से ही सभी आला नेता पहुंचे थे कांशीराम को श्रद्धांजलि देने के लिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे हुए थे विदेश यात्रा पे जाने से पहले। सोनिया गांधी यूपी के अध्यक्ष अपने बेटे राहुल गांधी के साथ पहुंची हुमायूं रोड निवास पर। कुछ समय उन्होंने बताया भी मायावती के साथ, उनसे बातचीत भी की। लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ये भी दलितों के एक नेता हैं, लेकिन जिस तरह से कांशीराम ने इतने वर्षों पहले दलितों के झंडा बुलंद किया था, उनकी आवाज़ को उठाया था, वो अपने आप में सराहनीय है और याद किया जाएगा। अब उनके पार्थिव शरीर को बौद्ध भिक्षुओं के हवाले कर दिया गया है और वो अपनी रीति रिवाज के अनुसार अनुरूप कांशीराम जी को विदाई दे रहे हैं। ये उनकी अंतिम इच्छा थी कि उसी के अनुसार उनको विदाई दी जाए। फिलहाल ये पुष्ट नहीं है कि वो क्या उन्होंने बौद्ध धर्म में अपने आप को उसमें परिवर्तन कर लिया था कि नहीं, लेकिन जिस तरह से काफ़ी आस्था रखते थे वो इस धर्म में, जिस तरह से ये धर्म भी शुरू हुआ था, समाज में जो जातिवाद की बुराइयां थी उसके ऊपर ये बौद्ध धर्म शुरू किया गया था कि जिसमें किसी भी जाति में लोग बटे हुए नहीं थे, एक समाज था, एक लोग थे, एक आस्था थी, भेदभाव नहीं बरता जाता था। इसीलिए वो बौद्ध धर्म को बहुत मान्यता देते थे। रीति रिवाज इसमें जिस तरह से धर्म में होता था, जब बौद्ध धर्म शुरू हुआ था उसके बाद से ये कोशिश रही है कांशीराम की कि रीति रिवाज पीछे रहे और साथ ही जो समाज में एकता है वो लाई जाए। तिलक, तराजू और तलवार के विरोध में उन्होंने अपना नारा बुलंद किया था और फिलहाल जिस तरह से अब उसका स्वरूप बीएसपी का बन गया है, उसमें तिलक, तराजू, तलवार सभी लोग शामिल हैं। आज का दिन मायावती के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत ही अहम है। उत्तर प्रदेश की 3 बार वो मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन इस सब का श्रेय जाता है कांशीराम जी को, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस पूरी पार्टी को बनाया। आज इसी बड़े नेता की, दलित नेता की आज यहाँ पे अस्थि कलश लाई जा रही है लखनऊ में। पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही है कांशीराम की अस्थि कलश लाई जाने की। यहाँ पे दिल्ली में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हो पाया, लेकिन लखनऊ में बताया जा रहा है कि आखिर कितनी बड़ी भीड़, मायावती के कितने समर्थक उनके साथ हैं।
काशीराम ने अपने जीते जी यहीं अपनी मूर्ति बनवाई थी बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में। उनकी भी मूर्ति लगी है और मायावती की भी। उन्होंने अपने वसीयतनामे में ये कहा था कि जब उनकी मौत हो जाए उसके बाद उनकी अस्थियां जो है वो दिल्ली के बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र और इसी लखनऊ के बहुजन समाज के प्रेरणा केंद्र में रखी जाए। भले ही अब काशीराम नहीं रहे, लेकिन लोग उनके अम्बेडकर के बाद अगर किसी को बहुत बड़ा अपना दलित नेता मानते हैं तो लोग उन्हीं को मानते हैं और उनके नाम